बीजेपी का मिशन 2024 शुरू हो चुका है। उससे पहले बहुत सारे मिशन लोटस सुने होंगे आपने। लोटस हुआ था मध्य प्रदेश में, मिशन लोटस हुआ था कर्नाटक में, मिशन लोटस हुआ था बिहार में, लेकिन सबसे बड़ा जो मिशन हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र में। जी हाँ, मैं राजवीर सिंह सोलंकी, मेरे साथ शाहीन खान, विकासशील भारत के लिए। बिल्कुल, महाराष्ट्र की फेरबदल ने जो देश की राजनीति है उसमें बवाल मचा दिया और जिस तरीके से महाराष्ट्र की चाल चली गई है उससे 2024 की राह काफी आसान नजर आती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी का मिशन है 2024 में 303 यानी 303 से ऊपर का आंकड़ा छूना, किंतु 303 आंकड़ा छूने के लिए बहुत सारी चालें चलनी पड़ेंगी। उसमें से मिशन या कहें लोटस 2024 के लिए महाराष्ट्र को चुना है। महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि की बात करें हम, 288 सीटें हैं, उसमें से 145 सीटें चाहिए थी जीतने के लिए, लेकिन जब चुनाव हुआ था तो आपको पता होगा बीजेपी 105, शिवसेना जो टोटल शिवसेना थी 56, कांग्रेस 44, एनसीपी 54, अदर्स 26 और समाजवादी पार्टी 2। ये आंकड़ा था। तो कई दिनों तक गहमा-गहमी चली थी, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण मुख्यमंत्री तय नहीं हो पाया था। अच्छी तरह पता होगी शाहीन आपको, जब बात चल रही थी कि शिवसेना अड़ गई थी कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। बिल्कुल, 24 अक्टूबर 2019 को चुनाव हुए थे लोक विधानसभा के, जिसमें किसी को भी बहुमत नहीं मिली और आपको बता दें इसी वजह से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर अपनी सरकार वहां पर बनाई थी। हालांकि सुबह सरकार बनी सर और शाम होते होते 24 अक्टूबर की बात करें 23 नवंबर 2019 में ही सरकार गिर भी गई। वो अजित पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर बनाई थी, चाचा भतीजे में फूट पड़ी थी, लेकिन शाम होते होते ही पासा पलट दिया शरद पवार ने। बिल्कुल, डिप्टी सीएम पद का संभाला, उसके बाद में अजीत और अगर बात करें फडणवीस जो हैं वहां के फिर सीएम बने थे। फडणवीस सीएम बने थे, अजित पवार डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन शाम होते होते पासा पलट गया और दोबारा सरकार को अपना पीछे हटना पड़ा फडणवीस को। उसके बाद खेला होता है, महागाड़ी बनता है। महागाड़ी के बाद में आपको पता होगी 23 नवंबर के बाद 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे सीएम की शपथ ले लेते हैं। ये इसके बाद में बता दें आपको कैसे फिर आंकड़ा बनता है। शिवसेना जो जॉइंट थी 56 सीटें होती हैं, एनसीपी की 54 होती हैं और कांग्रेस की 44 सीटें, 154 सीट के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं ये महाराष्ट्र में, जो 145 में पूर्ण बहुमत मिलता है। लेकिन कुछ दिन बाद, हालांकि ये शपथ का जो 2.5 साल चलने के बाद 2.5 साल के तकरीबन चला और फिर एक बार 30 जून 2022 को एक बड़ा खेला होता है जिसमें जो उद्धव ठाकरे की सरकार है उसको गिरा दिया जाता है और शिंदे अपनी सरकार बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के। इसमें भी आपको पता होगा कि शिंदे क्यों खपा होते। शिंदे ने आरोप बहुत सारे लगाए, किंतु उद्धव ठाकरे कहते हैं मैं बीमार था, ऑपरेशन चल रहा था मेरा, मैं हॉस्पिटल में था और मेरे पीठ में छुरा भोंक दिया। शिंदे के छुरा भोंकने के प्रति उद्धव ठाकरे सहानुभूति लहर ले लेते हैं और उनको जनता का प्यार तो मिलता है, लेकिन सरकार से हाथ धो बैठते हैं। जी, इसमें जो खेला हुआ था, खेला नंबर दूसरी बात करते हैं। बीजेपी के 105 और शिंदे गुट के 39, यानी कि टोटल 54 में से शिंदे गुट के साथ 39 एमएलए थे और ठाकरे के पास में मात्र 17 विधायक रह जाते हैं। तो बीजेपी के 105, शिंदे के 39 यानी 39 मिलाकर 144 प्लस अदर्स मिलाकर के बीजेपी और शिंदे गुट बीजेपी सरकार बना लेते। और महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब आता है जब अजीत पवार शरद पवार से हट करके अपने 40 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और एक बड़ा झटका सिर्फ वो महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं, शरद पवार को नहीं बल्कि विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका देते हुए राजनीति को एक नई दिशा और दशा देते हैं। साइना को पता होगी कुछ दिन पहले की बात है जब पटना में एक विपक्ष की रैली हुई थी और वहां पे पवार साहब भी गए थे। इसको लेकर के अजीत पवार नाराज हुए थे कि वो कांग्रेस के साथ क्यों बैठे, राहुल गांधी के साथ क्यों बैठे, सीट शेयर क्यों की, जब वो खुद उप मुख्यमंत्री बने थे पहले। जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार थी, अजीत पवार रूठने के बावजूद भी सुलह होने के बाद ठाकरे के सरकार में, लेकिन चाचा भतीजे और भतीजी की जब खटपट हो गई, जब उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया अपनी बेटी को, अजित पवार वहीं से गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, अंदर खाने वार्ता चलती रही। दूसरा, बीजेपी को क्या परेशानी थी कि शिंदे हावी होते जा रहे थे। शिंदे गुट था जो बीजेपी को हावी होता जा रहा था, कोई विकल्प नहीं था। तो शिंदे को डाउन करने के लिए और पवार की पावर कम करने के लिए उन अजित पवार को लेके आए। आज शिंदे गुट असहाय हो गया है। शिंदे गुट के बिना भी बीजेपी अजित के साथ सरकार बना सकती है। बिल्कुल, अजीत पवार शुरू से ही सर महत्वाकांक्षी रहे हैं और 4 बार की सरकार में 3 बार डिप्टी सीएम रहे और एक बार फिर उन्होंने यही चीज देखते हुए, और हालांकि वो अपने बयानों में ये कह रहे हैं कि उन्होंने बढ़ते हुए देश यानी विकसित देश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। यानी वो कहीं ना कहीं विकास का समर्थन कर रहे हैं, खूब मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं पूरी तरह का। खूब जम करके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की
प्रशंसा तारीफ की है। जी। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया था जब जी महाराष्ट्र जी की इस बात पे आएंगे, हम इस पे आएंगे। पहले बता दूं मैं, तीसरा केस हुआ इनका, बीजेपी 105, शिंदे 39 और अजित पवार जो बात कर रहे हैं वो 40 सांसदों की बात कर रहे हैं, यानी 105, 39, 40, 184 विधायक होते हैं। जबकि यहाँ पे 23 पद बनते हैं मंत्री के, 10-10 पद मिलेंगे मंत्रियों के। ये भी अभी 8 मंत्री बने इनके, अजित पवार के। तो इनमें अभी खेला होने वाला बाकी है। शिंदे गुट को कुछ अपने मंत्रालय छोड़ने पड़ेंगे, जो विधायक मंत्रालय छोड़ेंगे, मंत्री पद छोड़ेंगे, क्या वो साथ रहेंगे, ये भी अभी घमासान होना बाकी है। तो ये पिक्चर देखना बाकी है जी। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यही निकल करके आता है, भ्रष्टाचार की बात कर रही थी आप। एनसी पर भ्रष्टाचार एनसीपी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने लगाए थे। आज उन्हीं के साथ ऐसी क्या मजबूरियां हो गई कि उनको पार्टी में शामिल करना पड़ गया। बड़े ही बोलते हैं कि ढोल नताशे बजा करके उनको पार्टी में शामिल किया जा रहा है और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और 2024 को पूरी तरीके से इस पूरी घटना से साधने की जोड़ा जा रहा है जी। समय कैसे घूमता है बताएंगे आपको। पहले बता दें, ममता बनर्जी ने कई बार कहा है वॉशिंग पाउडर बीजेपी, वॉशिंग मशीन बीजेपी। तो वॉशिंग मशीन की जो बार बार बात की जा रही है बीजेपी की, कि जितने भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी में आकर के उस मशीन में धुल जाते हैं और बेदाग हो जाते हैं। इस पर चर्चा अगली वीडियो में करेंगे, पूरी कहानी लेके आएंगे। कितने भ्रष्टाचारी जो पहले भ्रष्टाचार लगे थे, कि कांग्रेस और अन्य विपक्ष यही कहता है जितने हमारे अंदर भ्रष्टाचारी लोग थे सब बीजेपी में जा चुके हैं, हम भ्रष्ट कहाँ रह गए। भ्रष्ट तो बीजेपी हो गई है, किंतु वॉशिंग मशीन है, उसे पूरी तरह से बताएंगे आप। जिस तरीके से सवाल उठ रहा है कि छगन भुजबल हो गए, वहां प्रफुल्ल पटेल हो गए, तमाम ऐसे नेता हैं जो एक बार फिर यहाँ पर एनसीपी भाजपा के साथ जुड़ चुके हैं। और ऐसे में क्योंकि इन लोगों पे काफी बड़े आरोप लगे हैं, छगन भुजबल 2.5 साल का समय जेल के अंदर काट के आए, तो यही अंदाजा या कह सकते हैं यही संभावनाएं जताई जा रही है कि शायद इनको ये आश्वासन दिया गया है कि आप हमारी तरफ आ जाइए तो आपके ऊपर जितने भी लगे हुए दाग हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो पोस्टपोन तो हो ही जाएगी। कम से कम आप मंत्री का लाभ लीजिए, आनंद लीजिए। तो ये हमारा 288 सीटों का आंकड़ा था कि कौन कब कब मंत्री पद हटेगा, कौन कौन मंत्री और बनेगा, इन सभी पे अगली वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन अभी खींचतान जारी रहेगी और 288 में से 145 से कहीं 2-3 बहुमत की तरफ जाने वाली है बीजेपी प्लस। लेकिन अभी शरद पवार की पावर कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैं गांव-गांव जाऊंगा, क्षेत्र जाऊंगा, घर-घर जाऊंगा और अजित पवार को बेनकाब करूंगा और दोबारा अपनी पार्टी की दमखम उसी स्तर पर ले आऊंगा जो पहले कभी हुआ करती थी। बिल्कुल, अजीत पवार ने जिस तरीके से खेला, अपना महाराष्ट्र में खेला है, उसके बाद शरद पवार ने भी कमान संभाल ली है। और हालांकि उम्र का तकाजा है लेकिन उसके बावजूद वो पूरी जिम्मेदारी लेते हुए बोल रहे हैं कि हम लोगों के बीच जाएंगे। और ये कोई गुगली नहीं है बल्कि एक तरीके से धोखा दिया गया है जिसके बुरे असरात आने वाले चुनाव में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेंगे। मिशन 2024 बीजेपी किस किस को और तोड़ेगी, किस किस को अपनी तरफ मोड़ेगी और किस किस को अपनी तरफ झुकाएगी और किस किस को अपनी तरफ लाएगी, इन सभी पे एक वीडियो अलग से लेके आएंगे। तो बने रहिए विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।